बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि जानते हैं कि मैं मोहम्मद फैज़ान डॉक्टर इंस्टीट्यूट से। तो दोस्तों, जो आज की हमारी जो क्लास है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो रेडियोग्राफी क्लास के ऊपर पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आज हम पढ़ेंगे वो एक्सरेज के बारे में होगा कि एक्सरेज ये किसने इजाद की थी, क्या इसका पर्पज़ था, क्या उसका मकसद था, और वो किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं, क्या उसके एडवांटेजेस हैं और उसके साथ साथ उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इन सब को जानने के लिए ये जो हमारी वीडियो है ये आपने मुकम्मल देखनी है, ताकि ये जो आने वाले जो आपके एग्जाम्स हैं, तो ये एग्जाम्स के अंदर ये अमूमन ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है और ये कंपलसरी आया हुआ होता है। तो इसमें हम डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सरेज की जो ट्यूब होती है, एक्सरे ट्यूब, वो उसका दूसरा नाम क्या है और उसकी वो जो डायग्राम है उसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, वो सब कुछ आज हम एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको और आप लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि ये जो हमारा जो टॉपिक होगा वो आपको बखूबी समझ आएगा। चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो हमारे जो टॉपिक का नाम है वो है एक्सरेज की इजाद के एक्सरेज को किस तरह एडवेंचर किया गया है, किस तरह किसने बनाया, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है। तो ये जो एक्सरेज का इंकशाफ हुआ है वो इत्तफाकन तौर पे हुआ था। 8 नवंबर 1895 में एक जर्मन साइंसदान था जिसका नाम डॉक्टर विलियम कॉरेन रंजन था। वो एक शीशे की ट्यूब में से इंतहाई कम दबाव पर बरकी करंट गुजारने का तजर्बा कर रहा था। मतलब कि वो एक ट्यूब थी जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। तो इस ट्यूब में से वो बहुत कम दर्जे का करंट गुजार रहा था। तो उस दौरान उसने एक देखा है कि उसके साथ टेबल पर रखी हुई एक जिंक सल्फेट जिसका फार्मूला है ZnSO4, उसकी जो पॉलिश की हुई एक प्लेट थी वो अचानक चमकने लगी है। तो वो ये देख कर हैरान हुआ है कि ये क्या होने लगा है। लेकिन उसने आसपास कुछ चीज़ें देखी हैं लेकिन उसका कुछ ही उसे रीज़न नहीं मिल सका। तो जिसकी वजह से फिर वो हैरान हुआ है और उसने नोट किया है कि ये जो करंट मैं गुजार रहा हूँ ये डिस्चार्ज ट्यूब में से, इसमें से कुछ ऐसा निकल रहा है जो कि जिंक सल्फेट की ये जो पॉलिश की हुई प्लेट है वो चमकने लगी है। तो उसने देखा है कि इसमें से कुछ रेडिएशंस निकल रही होंगी जो नज़र नहीं आ रही, और ना कोई उसकी स्मेल थी ना कोई उसकी आवाज़ थी। तो इसके साथ साथ जब उसने उस ट्यूब के ऊपर कपड़ा लपेटा है तो कपड़े में से भी वो रेसेस निकल के दोबारा वो प्लेट पे पड़ रही थी और वो प्लेट चमकने लगी थी। तो उसने इस रेजिस को रोकने के लिए आगे एक लकड़ी का बक्सा रखा है, ताकि वो जो रेजिस हैं जो शुआएं निकल रही हैं वो उस प्लेट तक ना पहुँचे। लेकिन उसके बावजूद भी वो जो लकड़ी का बक्सा था उसको क्रॉस करके वो दोबारा उस प्लेट पर पड़ रही थी और चमकने लगी हैं। तो उसने इस तरह मुख्तलिफ अशिया, मसलन कागज़ हो गया, कपड़ा हो गया, लकड़ी हो गया, तो इन चीज़ों को उसने इस्तेमाल करके रोकने की कोशिश की। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद भी वो बेचारा थक के हार गया। लेकिन वो जो रेडिएशन थी, वो जो रेजेस थी, वो उस प्लेट पे पड़ती रही हैं और प्लेट चमकती रही है। तो उसने आखिरकार तंग आकर अपना हाथ आगे दिया है। तो हाथ देने से उसे जब प्लेट पे देखा तो उसके हाथ के अंदर जो मौजूद हड्डियाँ होती हैं उनका साया प्लेट के ऊपर पड़ने लगा है। और वो उसको इंटरनल बोन्स जो होती हैं, हमारी स्किन को हटा के जो बोन्स होती हैं, वो बोन्स का शेडो वहाँ पे प्लेट पे पड़ने लगा था। तो उसने देखा है कि ये एक ऐसी रेडिएशंस हैं जो कि नज़र नहीं आती, जिनकी कोई स्मेल नहीं है और ना ही कोई खुशबू है। तो ये ऐसी रेजेस निकल रही थी जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर में और हर चीज़ को क्रॉस कर सकती हैं। और ये जो इंटरनल जो मटेरियल था, हमारे जैसे हैंड का मटेरियल बोन्स हैं, तो उन बोन्स का शेडो प्लेट के ऊपर दे रही थी और अंदर की चीज़ें दिखाने लगी थी। तो उस टाइम वो बहुत हैरान हुआ है और उसने ही इस एक्सरेज को ईजाद किया था। तो इस हैरानी के बाद उसने सोचा कि इस रेडिएशंस का जो ये रेज निकली है इसका नाम क्या रखा जाए। तो फिलहाल उसने अलजबरा के कानून के मुताबिक नामालूम चीज़ के नाम को एक्स कहा जाता है। तो इस तरह उसने आर्जी तौर पर उस रेडिएशंस का नाम एक्स रख दिया। तो आगे चलते चलते उस जो रेडिएशन वो जो रेडिएशन थी उनका नाम एक्स रेज ही रख दिया गया है। तो इसी तरह वो जो ट्यूब होती है जिसमें वो काम कर रहा था, और जो साइंसदान डॉक्टर विलियम कॉरेन रंजन, तो उस ट्यूब का नाम भी रंजन डिस्चार्ज ट्यूब भी कहा जाता है और दूसरे अल्फाज में उसे डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें वो अब हैरान हो चुका था। इस तरह उसे नोबेल प्राइज़ भी मिला है उसकी ये जो एडवेंचर उसने जो एक्सपीरियंस की ईजाद की हुई थी। तो दोस्तों, इसके साथ साथ वो इन चीज़ों पर मुख्तलिफ तजर्बे करने लगा है कि अब वो मज़ीद तहकीक कर रहा था कि ये जो एक्सरेज हैं इनकी रफ्तार क्या है, इनकी स्पीड क्या है, वो किस तरह काम करती हैं, कहाँ से निकलती हैं। तो दोस्तों देखें, जैसे कि आपको एक्सरे ट्यूब में दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो इस तरह के उसने अंदर की तरफ एनोड रखे हुए थे और जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, एक एनोड सिरा होता है, एक कैथोड होता है, वहाँ से रेडिएशन जो रेजेस थे इलेक्ट्रॉन्स की बम्बारमेंट कर रहा था। तो इस दौरान वो वहाँ पे लगा हुआ जो मटेरियल था वो तकरीबन टंगस्टन जो आजकल लगता है, पहले एलुमिनियम का था। तो इस तरह वो एलुमिनियम का लगे हुए था। तो उसमें से जब वो रेडिएशन लगती रही हैं तो वो जो बम्बारमेंट करता रहा उस पर, तो वहाँ से नतीजतन 99% हीट पैदा होती है और 1% एक्स रेज पैदा होती हैं।
तो वही एक्सरेज जो थी वो बाहर निकल रही थी शीशे के डिस्चार्ज रूम में से, और साथ बड़ी जिंक सल्फेट की प्लेट के ऊपर पड़ती रही थी, जिसकी वजह से चमक पैदा हो रही थी। तो दोस्तों उसने एक मज़ीद इसके अंदर तहकीक करना शुरू कर दिया। तो नतीजतन यूँ हुआ है कि वो एक एक्सरेज की एक मशीन ट्यूब बना लिया उसने, एक्सरे ट्यूब बना लिया, जो कि आजकल हमारे पास हॉस्पिटल्स में या सेंटर्स के अंदर मौजूद होता है। तो उसने सबसे पहले जो तजर्बात किए थे वो अपनी बेगम के ऊपर किया था, अपनी बीवी के ऊपर उसने तजर्बात शुरू किए। तो वो एक्सरेज की ज़्यादा है, जैसे कि मैं उसको साइड इफ़ेक्ट बताने जा रहा हूँ, तो वो ऐसे जैसे वो ज़्यादा इसके ऊपर इफेक्ट्स पड़ता रहा, उसके ऊपर वो ज़्यादा बार बार उसके ऊपर एक्सरेज यूज़ करता रहा, तो नतीजतन यूँ हुआ है कि उसकी बीवी को फिर वो कैंसर हो गया, बोन्स कैंसर हो गया था। और इस तरह क्योंकि वो रेडिएशंस के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इनके जो एक्सरेज होती हैं इसके कहाँ कहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या इनके रीजंस हैं और किस तरह हम इसको बचा सकते हैं। तो ये दोस्तों ये बहुत ही ख़तरनाक और मोहलिक रेडिएशंस होती हैं, क्योंकि ये हमें नज़र नहीं आती, ना इनकी कोई खुशबू होती है, ना इनका हमारे जिस्म में से गुजरने से कोई हमें इल्म होता है। तो इससे बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, एक वहद धात है जिसे लेड कहते हैं। ये अब लेड धात जो होती है वो एक वहद धात है दुनिया में जिसमें से ये एक्स रेज नहीं गुजर सकती। आप काफ़ी मील दूर लंबे पहाड़ के ऊपर से एक्स रेज गुजारे जाएँ तो एक कोने से दूसरे कोने से पार कर सकता है। तो साइंसदानों ने फिर इस रेजिस के ज़रिए समंदर की गहराई को मालूम किया है, पहाड़ के अंदर रखे हुए चीज़ों को मालूम किया है। तो इस तरह इसके बहुत से दूसरे इस्तेमाल में शुरू हो गया। तो वो एक्सरेज अब बढ़ते बढ़ते फिर वो एक्सरे होना शुरू हुआ है। अब वो मज़ीद उसके अंदर एडवेंचर हुआ है, तो फिर वो सीटी स्कैन बन गया। अब वो उसके साथ मज़ीद अब बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरे टेस्ट भी उसके अंदर शामिल हो रहे हैं। तो इस तरह कंट्रास्ट मीडिया, ये दूसरी चीज़ें साथ साथ दौर के साथ साथ तब्दील होती गई है। तो सबसे पहले जो ये ईजाद की थी वो एक्सरे थी। तो किसने की थी? वो डॉक्टर विलियम कॉरेन राजन ने। तो वो दोस्तों अब इसको नोबेल प्राइज़ भी इसके ऊपर मिला है। तो इसके साथ साथ इस ये जो वोल्टेज होती है इसमें ज़्यादा, जितनी ज़्यादा केवी होगी, जितना ज़्यादा किलोवाट के हिसाब से करंट दिया जाएगा वो उतनी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगी, और जितना कम केवी होगा उतने कम स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस तरह ये जो निकलती हैं ये फ्रिक्वेंसी के हिसाब से निकलती हैं। अब इनके जो वेव लेंथ होता है, जितना कम वेव लेंथ होगा वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। अगर वेव लेंथ बढ़ता जाएगा तो ये उतनी ही कमज़ोर होती जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जो हमारा जो टॉपिक था आपको बखूबी समझ आया होगा, और ये एक अजीम सी, एक अच्छी सी स्टोरी टाइप है। तो आप इसको मज़ीद देखें, समझें, ताकि आपको इसके ऊपर मज़ीद अबूर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये ईजाद की गई है एक्सरेज को, तो हमें इसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारा जो टॉपिक होगा बस बखूबी समझ आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।